अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टार्स विद के इन अनदर एपिसोड। आज का हमारा सेशन जो है वो पेरेंटिंग पॉजिटिव एटीट्यूड पे है और हमारा जो टाइटल है वो है द पावर ऑफ पॉजिटिविटी, हाउ पेरेंटल एटीट्यूड शेप्स अ चाइल्ड्स ग्रोथ। पेरेंटिंग अ चाइल्ड जो है वो दोनों एंगल से इसको देखा जा सकता है, रिवॉर्डिंग भी है और डिफिकल्ट और चैलेंजिंग जॉब भी है। आज के इस सेशन में हम देखेंगे कि पेरेंट्स के एटीट्यूड, उनका माइंडसेट, उनके इमोशंस और उनके रिएक्शंस कैसे बच्चे की प्रोग्रेस पे इफेक्ट करते हैं। हम फ्यूचर में भी ऐसी हेल्पफुल वीडियोस और सेशंस आपके लिए लाते रहेंगे, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन ऑन कर लें और अपने आसपास दीगर पेरेंट्स तक इस इन्फॉर्मेशन को ज़रूर शेयर कीजिए। हो सकता है आपका एक शेयर किसी के काम आ सके। आज के सेशन की तरफ बढ़ते हैं और आज के सेशन में वी आर लकी टू हैव विद अस डॉक्टर फरहीन नाज अनीस, जो कि बहुत अरसे से बच्चों के साथ और फैमिलीज के साथ काम कर रही हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, पीएचडी इन एसएलपी हैं, शैप की एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, प्रैक्टिसिंग मेंबर हैं मलेशियन एसोसिएशन ऑफ स्पीच एंड हेयरिंग की। इसके अलावा तरतीब की सीईओ भी हैं और एचईसी अप्रूव्ड सुपरवाइजर हैं फॉर पीएचडी स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर फरहीन कि आपने इस सेशन के लिए हमेशा की तरह वक्तन फवक्तन वक्त निकालती रहती हैं। तो थैंक यू वेरी मच एंड वेलकम टू आवर चैनल वंस अगेन जी। थैंक यू सो मच कामरान साहब आपके इनविटेशन का। थैंक यू सो मच बिकॉज बहुत सारी बातें होती हैं जो मैं पेरेंट्स से करना चाहती हूँ। आमतौर पे हम्म। जो उनके पेरेंट्स होते हैं वो वही होते हैं जो हमारे पास आ रहे होते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आपके चैनल के थ्रू हम ब्रॉडर ऑडियंस को रीच कर सकते हैं। और ये राइट। आपका जो टॉपिक था ये इतना इम्पोर्टेंट था कि मुझे लगता है कि सब पेरेंट्स को इस बारे में जरूर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि जब हम पॉजिटिव थिंकिंग की बात करते हैं तो वो किस तरह से हमारे बच्चों की ग्रोथ को, उनकी लर्निंग को शेप कर रही होती है। हम्म। तो अगर हम डॉक्टर साहबा यहाँ से ही शुरू करें कि हम सुनते रहते हैं कि पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, पॉजिटिव रहें, पेरेंट्स को भी हम कह रहे होते हैं। तो पहले हमें यही समझा दें कि ये पॉजिटिव रियलिटी में है क्या, और जब हम पेरेंट्स को इस लफ्ज के साथ अटैच करते हैं तो फिर इसका मतलब क्या बन जाता है। अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड शेयर हो जाए तो फिर आगे चलते हैं। जी जी बिल्कुल। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हमारे रिस्पॉन्सेस हमारा ब्रेन किस तरह से दे रहा होता है। या पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी की वजह से हमारे ब्रेन में क्या चेंजेस हो रहे होते हैं इमीडिएट बेसिस पे। देखिए हमारे ब्रेन में कुछ सेंटर्स होते हैं। एक एमेगडेला होता है, हिपोकैम्पस होता है, थैलेमस होता है। ये ज्यादातर चीजों को प्रोसेस कर रहे होते हैं। मैं क्योंकि कॉग्निटिव स्पेशलिस्ट भी हूँ तो मेरा बहुत ताल्लुक रहता है इन चीजों के साथ कि आपका जो हिपोकैम्पस है या थैलेमस है या प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है उसको किस तरह से एक्टिवेट करना है, किस तरह से बच्चे की मेमोरी को या पेरेंट्स के रिलेशनशिप को बेहतर करना है उनके साथ। तो इसका एक्चुअली बहुत बड़ा रोल है। होता क्या है कि एमेगडाला जो है हमारा वो सेंस करता है फेयर को, या कोई खौफ होता है, कोई शर्मिंदगी होती है, कोई एंजाइटी होती है, उसको सेंस करता है और उसको सेंस करके बॉडी को एक रिस्पॉन्स देता है, बॉडी को प्रिपेयर करता है उस रिस्पॉन्स के लिए। अच्छा, हम्म। अब ये रिस्पॉन्स जाहिर है ये एक नेचुरल फीलिंग है कि हम कभी खौफजदा भी होते हैं, कभी हमें एंजाइटी भी होती है। और बीइंग स्पेशल नीड पेरेंट्स हमें बहुत ज्यादा एंजाइटी होती है ये सोच के कि जब हम नहीं रहेंगे तो क्या होगा। हम्म। जब हम्म। अगर अगर मेरा बच्चा भी बाहर चला जाता है और वो किसी को ये नहीं समझा पाया कि मुझे कहाँ जाना है या क्या करना है तो क्या होगा। और ये कांस्टेंट एंजाइटी है हमारे अंदर ना, जिसको हम डेफिनेटली नहीं खत्म कर सकते। हम्म। लेकिन इस एंजाइटी के साथ अगर हमारी एक पॉजिटिव फीलिंग हो, ग्रेटिट्यूड की फीलिंग हो, या मतलब मैं इसको इस तरह से देखती हूँ कि हम्म। जिस तरह से इस्लाम ने हमें कहा है या जो अल्लाह का हुक्म है कि ग्रेटिट्यूड हमारे अंदर होना चाहिए। ओके। अब आप ये देखें कि एक एंजाइटी है जो आपके एमेगडेला को एक्टिवेट कर रही है, फेयर है जो एमेगडेला को एक्टिवेट कर रहा है। हम्म। दूसरी तरफ हमारा है ग्रेटिट्यूड जो हमारे हिपोकैम्पस को एक्टिवेट कर रहा है, हमारी मेमोरी को इनहेंस कर रहा है।
क्योंकि ग्रेटिट्यूड में क्या होता है, जैसे अब मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इनवाइट किया, या मुझे हम्म। मेरी थॉट को कन्वे करने का मौका दिया। ये हम्म। एक छोटी सी कहने को एक छोटी सी लाइन है, हम्म। आपको इससे थोड़ी सी शायद खुशी और थोड़ी देर के लिए फिर आप भूल ही जाएंगे, हम्म। लेकिन इसका इफेक्ट मेरे हिप्पोकैम्पस पे बहुत लॉन्ग रन में बहुत ज्यादा और बहुत अच्छा रहेगा। हम्म। और ये वाली बात जो है ना, ये हम भूल जाते हैं। अच्छा जी, हम्म। वापस चलते हैं अपने हिप्पो का एमेगडाला की तरफ, कि हम्म। एमेगडाला से जो हमारी नेगेटिविटी आ जाती है। अच्छा, दूसरा ये होता है कि हमारी सेंसेस होती हैं, जैसे लाइट, टच या आवाज को, साउंड को प्रोसेस करना है, इसके लिए क्या करता है हमारा थैलेमस, सिग्नल को लेता है और उसको भेजता है हमारे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को। फिर वहां से उसका रिएक्शन डिसाइड होता है कि हमें इस चीज के लिए कैसे रिएक्ट करना है। ओके। ठीक है। अब क्या हुआ कि एक कंडीशन है जिसमें मैं मुस्तकिल एक फेयर में हूँ, या एक नेगेटिव थॉट है जो मेरे अंदर मुस्तकिल रह रही है। हम्म। क्या होगा कि थोड़ा सा भी रिएक्शन, जो भी सेंसरी रिस्पॉन्स है ना, वो हम्म। अगर चेंज हुआ, लाइट की सिचुएशन चेंज हुई, आवाज की टोन चेंज हुई, तो रिस्पॉन्स प्रोसेस कहाँ से होगा? अब मेरा थैलेमस जो है वो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को रिस्पॉन्स नहीं भेजेगा प्रोसेस करने के हम्म। लिए। और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है ना, वो लॉजिकल या डिसीजन मेकिंग में हमारी मदद करता है। ओके। लेकिन क्या होगा कि रिस्पॉन्स जो है वो थैलेमस से प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को जा ही नहीं रहा, वो एमेगडेला को सीधे चला गया। एमेगडेला में क्या हुआ कि फिर वो पहले से ही फेयर और एंजाइटी को लिए हुए, वो हाइपर एक्टिव हो गया। हम्म। हम्म। अब हाइपर एक्टिव होगा, वो उसने क्या करना है कि एड्रीनलिन, किडनीज के जो हार्मोन्स हैं, कॉर्टिसोल, एड्रेनालिन, उनको सिक्रीट कर देना। और ये है फाइट फ्लाइट के हार्मोन्स। जैसे हम्म। ही बॉडी में फाइट फ्लाइट मोड पे मेरी बॉडी आएगी, मेरी बॉडी से ग्लूकोज लेवल्स, हार्ट बीट सब चेंज हो जाएगा। एक तो ओके। ये कि मैंने मैंने पहले ही डिसीजन लॉजिकल ले लिया है। हम्म। रिस्पॉन्स का एक फर्ज करें कि एक टोन है, आप और मैं बात कर रहे हैं, आपकी टोन में थोड़ा सा चेंज आया, ओके। विच गिव मी अ टिगर। हम्म। और वो हम्म। टिगर इसलिए हुआ कि मैं पहले से ही मैं अपने एमेगडाला को एक्टिवेट या हाइपर एक्टिवेट की हुई थी, मुझमें हमेशा से एक फेयर मौजूद था, एक हम्म। एंजाइटी, एक नेगेटिविटी मौजूद थी। तो उस टोन के चेंज ने मुझे फाइट फ्लाइट पे कर दिया। अब मेरा जो भी डिसीजन होगा, जो भी रिएक्शन होगा, वो लॉजिकल नहीं, मैं हम्म। उससे बेहतर रिएक्ट कर सकती थी, मैं उससे बेहतर रिस्पॉन्स दे सकती थी। क्योंकि मैं अगर सोचते समझने की उसमें होती, सिचुएशन में होती, या मेरा ब्रेन इतना एक्टिव होता कि मैं सोच समझ के डिसीजन ले सकती। यानी ठीक कि है। आप आपका, अगर मैं यूं कहना चाहूं कि आपका ब्रेन पहले से ऑक्युपाइड था, जो पुरानी, जो आपके बैक ऑफ द माइंड वो चीजें थी, जिसकी वजह से आपको कोई चीज ट्रिगर की, और आप ओवर सेंसिटिव होने की वजह से आपको जो रिएक्शन देना चाहिए था, शायद अगर वो ही देती, लेकिन आपने उसको भी 5x मल्टीप्लाई करके दिया, ट्रिगर हुई आप। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, लेकिन ओके। मैंने वो रिएक्शन फिर भी नहीं दिया ना, मतलब जो मुझे रिएक्शन हम्म। देना हम्म। चाहिए था वो तो मैंने दिया ही नहीं। मेरी ओके। बॉडी ने उसको बहुत नेगेटिवली सेंस किया। अब इस हम्म। सिचुएशन को आप इस तरह से रखिए कि मेरा बच्चा जो है वो हाइपर एक्टिव हो गया किसी किसी सिचुएशन में, या हम्म। उसने एक वो थ्रू कर दिया, टेंट्रम थ्रू कर दिया। अब उसकी वॉइस भी चेंज होगी, सिचुएशन जो मेरे सेंसरी स्टिमुलस है वो चेंज हो गए। अब चूंकि मैं ऑलरेडी एक नेगेटिविटी में थी, तो वो उसके रिस्पॉन्सेस को मैं बहुत अब्रप्टली रिस्पॉन्ड करूँ। हम्म। ओके। वहां जिसे कहते हैं ना कि सबर का दामन थामने, या अपने आप को काबू में रखे। क्योंकि देखिए, जब हमारे बच्चे जब हाइपर एक्टिव होते हैं या डिसरेगुलेट होते हैं एक्चुअली, तो हमें बहुत ज्यादा रेगुलेशन के साथ रिस्पॉन्ड करना होता हम्म। हम्म। है। ये हम्म। उसका की फैक्टर जो मैं हमेशा पेरेंट्स को कन्वे कर रही होती हूँ, कि उनके डिसरेगुलेशन में हमारा रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वी और कैन इसमें नॉट लर्न। आपने जो फैक्टर कहा ग्रेटिट्यूड का, वो जितना जी ज्यादा स्ट्रांग होगा,
उतना ज्यादा आप बेहतर तरीके से कोप कर सकेंगे उस सिचुएशन में, राइट? एग्जैक्टली आपका थैलेमस उतना ज्यादा एक्टिव होगा, जितना ज्यादा आपका थैलेमस एक्टिव होगा वो आपका जो थैलेमस टू प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स पाथवे है ना वो एक्टिव होगा। हम्म। अच्छा, राइट। अब होगा क्या है कि एक आपका इन इन दोनों के दरमियान आपका हिप्पोकैम्पस है जो मेमोरी को कॉग्निशन को प्रोसेस करता है। ये इसका रिस्पॉन्स जो होता है ना ये आपकी एक न्यूरोप्लास्टिसिटी पे एक्ट कर रहा होता है। ये मिरर न्यूरॉन एक्चुअली क्रिएट कर रहा होता है। अब वो मिरर न्यूरॉन्स एक्चुअली क्या होते हैं कि मेरी पॉजिटिव सेल्स को मेरा बच्चा सेंस करके उसके न्यूरॉन मेरे न्यूरॉन को कॉपी करेंगे ओके। और फिर वो न्यूरल पाथवे जनरेट करेंगे और ये न्यूरल पॉजिटिविटी या न्यूरोप्लास्टिसिटी जो है ना दिस इज द की, दिस इज द न्यू डायमेंशन फॉर आवर वर्किंग। हम्म। हम्म। तो अच्छा। हम हम्म। ये देखते हैं कि हम किस तरह से न्यूरल पाथवे को रीजनरेट कर सके या हम्म। कर सकते हैं। और जितना हम रीजनरेट कर पाते हैं या कर सकते हैं उतने ही हमें बेहतर रिजल्ट मिल रहे होते हैं। अच्छा, एक चीज और बताइए कि हम पेरेंट्स इस चीज को, कुछ चीजों को पॉजिटिव ले रहे होते हैं कि हाँ हम पॉजिटिव एटीट्यूड दिखा रहे हैं, और कई दफा प्रोफेशनल हमें कहते हैं कि ये पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है। तो आपका इतना एक्सपीरियंस है पेरेंट्स के साथ, फैमिलीज के साथ, बच्चों के साथ, तो ऐसी कुछ कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग्स या मिसकंसेप्शंस हैं पेरेंट्स जिसको पॉजिटिव एटीट्यूड समझ रहे होते हैं, वो एक्चुअली होता नहीं है? ऐसा भी होता जी, है? ऐसा भी होता है बिल्कुल। अब फिर देखिए इसमें भी वही बात आ जाती है कि हमें डिसीजन, हमारा जो डिसीजन है वो बेस करता है हमारे थैलेमस और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के पाथवे। हम्म। अगर हमारा रिस्पॉन्स प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को जा रहा है तो हम लॉजिकल डिसीजन लेने के काबिल होंगे। अब मैं अपने आप को समझ रही हूँ कि मैं बहुत पॉजिटिव मदर हूँ, मैं हर चीज को बहुत पॉजिटिवली ले रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे बच्चे में चेंज नहीं आ रहा, ठीक है, हम्म। और मैं एक सेंटर में जा रही हूँ लेकिन मैं सोच रही हूँ कि चूंकि अच्छा ही काम हो रहा होगा हम्म। और चेंज नहीं आ रहा है तो इसमें मैं थोड़ा सा वेट कर लूं। मैं हम्म। लेकिन हमारा इस सिचुएशन में हमारा लॉजिकल डिसीजन क्या है? हमारा लॉजिकल डिसीजन ये है कि वी विल सिट विद द थेरेपिस्ट या जो भी आपकी टीम का कोर कोऑर्डिनेटर है आप उसके साथ बैठे, आप उसके साथ डिस्कस करें। क्योंकि देखिए हर वक्त हर गोल एक ही स्पीड से नहीं प्रोसेस हो रहा होता या हम्म। बच्चा हर चीज एक ही पेस पे नहीं लर्न कर रहा होता। कुछ चीजें हम्म। होती हैं, कुछ स्किल्स होती हैं वो जल्दी ग्रैब कर लेता है, कुछ स्किल्स होती हैं जिसको ज्यादा टाइम चाहिए होता है। तो इस सूरत में हमारा, क्योंकि देखिए एक प्रोफेशनल जो काम कर रहा है ही नोज और ही और शी नोज कि क्या ग्रोथ का पेस है बच्चे का। अगर हम्म। 6 महीने 8 महीने 10 महीने उसको हो गए तो वहां हमारा हमारा कोर बीइंग अ पेरेंट, मेरा कोर्स ऑफ एक्शन ये होना चाहिए कि मैं कोऑर्डिनेटर के साथ मीटिंग फिक्स करूं, उसके साथ बैठूं, ओवरऑल डिस्कस करूं ग्रोथ पैटर्न्स को जो भी मैं देख रही हूँ, और जहां मुझे स्टकनेस फील हो रही है या जहां ग्रोथ नहीं नजर आ रही उस पर डिस्कस करें। हम्म। बाज दफा ये भी होता है कि हम डायरेक्टली स्किल को प्रोसेस कर रहे करने की कोशिश कर रहे होते हैं, हम न्यूरोप्लास्टिसिटी को टारगेट नहीं कर रहे होते। तो हम्म। वहां हम बैठ के डिस्कस करके चीजों को देख सकते हैं, उनको नई डायरेक्शन दे सकते हैं, उन पे काम कर सकते हैं, उसको डिस्कस करना जरूरी हम्म। तो इसमें एक और चीज जो इसके साथ अटैच करना चाहूंगा कि जो थेरेपिस्ट हैं या प्रोफेशनल हैं, वो कैसे पेरेंट्स को गाइड कर सकते हैं कि जब वो बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हों और उनको समझ ना आ रही हो सिचुएशन को कैसे हैंडल करें। उस सिचुएशन को हैंडल करना तो एक अलग चीज़, अपने आप को हैंडल करने जो पेरेंट्स का है उसमें
प्रोफेशनल्स यहाँ जो थेरेपिस्ट हैं जो बच्चे के साथ एक्चुअल काम कर रहे हैं, वो पेरेंट को कैसे कुछ उनको भी गाइड कर सकते हैं? जी जी बिल्कुल गाइड कर सकते हैं उनको। ग्रोथ पैटर्न्स देखें, एक तो आजकल के दौर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है ना वो एआई है। फॉर हम्म। एग्जाम्पल, मैं बीइंग अ पेरेंट्स में कोडिंग नहीं कर सकती, राइट, लेकिन मैं हम्म। कोड बना सकती हूँ अब एआई पे बैठ के। हम्म। इसी तरह पेरेंट्स जो हैं उन्हें ग्रोथ पैटर्न्स का नहीं पता, न्यूरो हम्म। डाइवर्सिटी का उन्हें अंदाजा नहीं है, लेकिन चूंकि वो पढ़े लिखे हैं, वो जानते हैं कि एआई को कैसे यूज करना है। वो उन्होंने एक प्रॉम्प्ट दिया, एआई से पूछा, दैट दैट इज द पॉइंट वेयर द डिफरेंस अराइजेस, कि अगर वो ओके। उसको प्रोफेशनल के साथ डिस्कस करें। फॉर बीइंग अ प्रोफेशनल, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपने बच्चों के पेरेंट्स को ये बताऊं कि ये वाला जो गोल मैंने नया स्टार्ट किया है, इसको लर्न करने में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या प्री रेक्विजिट है बच्चे के, उसमें से हमारे पास कितने हैं, और उसके आने में कितना पेस लग सकता है। एक थेरेपिस्ट जो 4 महीने से बच्चे के साथ काम कर रहा हो, 4 से 6 महीने जिसको हो चुके हो, वो बहुत अच्छे से पहचान सकता है कि बच्चा एक गोल कितनी देर में अचीव करेगा। ऑफ कोर्स नॉट कि मैं कहूँ 3 महीने में कर लेगा तो एग्जैक्टली 3 महीने, 3.5 महीने हो सकते हैं, 2.5 महीने हम्म। भी हो सकते हैं, लेकिन इट इज नियर बाय। तो मैं उस गोल की अचीवमेंट को डिस्कस कर सकती हूँ कि हमारा जो एक्सपेक्टेड पाथवे है वो क्या हो सकता है। हम्म। हम्म। अच्छा, ये बताइए कि जो पेरेंट्स की इमोशनल स्टेट है इस सारी जर्नी में, वो अप डाउन चलती रहती है, तो बिल्कुल। वो कैसे, अभी थोड़ा सा तो जिक्र हुआ हमें कि वो न्यूरल पाथवेज उसको कॉपी अगर कर रहे हों, तो जो पेरेंट्स के इमोशनल इमोशंस हैं या इमोशनल स्टेट है, वो बच्चे की लर्निंग को और जो उसकी ग्रोथ है उसको कैसे, अगर और ज्यादा थोड़ा एक्सप्लेन कर सकेंगे, कैसे इफेक्ट कर सकते हैं पेरेंट्स की स्टेट जो है वो बच्चे पे कैसे इफेक्ट कर रही होती? अच्छा जी, पेरेंट्स की स्टेट बच्चे पे कैसे इफेक्ट कर रही है, इसका देखें, आप इसको इस तरह से समझें कि अगर अगर आप किसी सिचुएशन में हैं एंड आप हम्म। अपने आप को रेगुलेट नहीं कर पा रहे, तो यू कांट हेल्प। आप हम्म। एरोप्लेन में भी सफर कर रहे होते हैं, तो वहां पे आपको क्या सबसे पहले बताया जाता है कि ऑक्सीजन मास्क जब निकलेगा, गिरेगा, तो आपने पहले अपना लगाना है, फिर अपने हम्म। गोद में बैठे हुए बच्चे का लगाना है। हम्म। हम्म। इसीलिए जब हमें इमोशनल रेगुलेशन, जो कि हमें दिन में पता नहीं कितनी दफा अपने बच्चों की करनी पड़ती है, वो हम्म। करनी है, तो हमें डेफिनेटली पहले अपनी रेगुलेशन का ख्याल रखना। अपनी हम्म। रेगुलेशन का ख्याल हम किस तरह से रख सकते हैं कि हम डेफिनेटली नॉट एक्स्ट्रा पॉजिटिव बट बी पॉजिटिव। हम्म। पॉजिटिव थिंकिंग जो है ना, वो आपके हार्मोन्स को, किडनीज को, सबको सेफ रखती है, ग्लूकोज लेवल को बचाती है। तो हम्म। बी पॉजिटिव एंड बी ओपन, बी डिस्कस विद द। हम्म। दूसरी जो शायद मैं डिस्कस करूं इस वक्त, कि एक इम्पॉर्टेंट चीज हमारे पास ये आती है कि पेरेंट्स ना कुछ प्रोफेशनल टर्म्स जो कि वो एआई से और गूगल से लर्न कर लेते हैं। ओके। अब उन टर्म का उन्हें बिल्कुल, क्योंकि हर जो टर्म्स होती हैं उनमें बहुत सारी बारीकियां होती हैं। हम्म। अब अगर मैं डायरेक्ट इमोशनल रेगुलेशन लिख दूं एआई पे और उसको सर्च करूं, तो वो मुझे उसी के बारे में बताएगा। एआई इज स्टिल एआई, वो कोडेड सिग्नल दे रहा है हमें। जो कुछ हम्म। उसके पास कोड हुआ है वो उसको एनालाइज नहीं कर रहा, उसकी भी क्रिटिकल एनालिसिस बीइंग अ ह्यूमन बीइंग मैंने ही करनी है ना। अब मेरा हम्म। जो प्रोफेशनल लेवल है, मैं उसके मुताबिक उसकी क्रिटिकल एनालिसिस कर सकूंगी। हम्म। तो अगर आपने कोई इस तरह का कोड, या आप इस तरह की कोई टर्मिनोलॉजी यूज करें, प्रोफेशनल टर्मिनोलॉजी, मेरा मकसद इस बात का ये है कि प्रोफेशनल टर्मिनोलॉजी से सर्च ना करें, ओके। हम्म। सिंपल सिंपल उसमें सर्च करेंगे ना आप, सिंपल स्टेटमेंट में, तो आपको ज्यादा क्लियर आंसर मिलेगा। प्रोफेशनल टर्मिनोलॉजी से जब हम सर्च करते हैं तो हम बहुत ज्यादा नेगेटिव उसकी तरफ जाने लगते हैं।
क्योंकि चीजें हम्म जो है हमें उस तरह से फिर समझ नहीं आ रही होती है उनकी। अच्छा, प्रोफेशनल इस तरह की टर्म्स यूज करके एआई से, तो वो अपना डाटा, जो मैं समझा हूँ, जो प्रोफेशनल साइड का है उसको एनालाइज करके उसके मुताबिक कुछ जवाब दे रहा होता है, जो कि एग्जैक्टली। शायद पेरेंट्स के बिल्कुल। लिए उतना हेल्पफुल ना हो जितना अगर वो अपनी सिचुएशन सिंपल वर्ड्स में एग्जैक्टली लिख सकें और उसके बाद रिस्पॉन्स मांग सकें। Exactly. जी जी बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल इसी तरह से यही हम्म मैं कहना चाहती हूँ। अच्छा, दूसरी बात ये होती है कि जब हम बच्चों के साथ काम कर रहे होते हैं या बच्चे जैसे जैसे बढ़ रहे होते हैं, ग्रो कर रहे होते हैं, तो सिचुएशन हर वक्त एक जैसी नहीं रहती। जैसे बच्चा हम्म इनिशियल स्टेजेस में, जब जब उसकी डायग्नोसिस हुई है इनिशियली, वो 5 साल 7 साल की उम्र में, उसके बिहेवियर्स और वो उसकी सेंसरी रेगुलेशंस की उसको जरूरत होती है। लेकिन जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, 10 साल का, टीन एजेस में चला गया, तो उस वक्त जो उसके बिहेवियर्स नहीं होते, वो उसके ओपिनियंस होते हैं। हम्म ओके। बाज दफा मेरे पास पेरेंट्स आते हैं कि पहले के हमारा कहना मानता था, अब हम्म मेरा बच्चा 11 साल का हो गया और आजकल इसको बिहेवियर्स आ रहे हैं, कहना नहीं मान रहा। हम्म। देखिए, अब एक 11 साल का बच्चा है, 12 या 10 साल का बच्चा भी है, तो उसमें अगर हम पियाजे की ग्रोथ स्टेज के लिहाज से अगर देखें, तो वो अपने ओपिनियन बना चुका है। ठीक है, उसकी लर्निंग थोड़ी हम्म स्लो होगी, लेकिन उसमें उसके अपने ओपिनियंस बन रहे हैं ना। जब वो अपने ओपिनियन, अपने थॉट डेवलप कर रहा है, उस वक्त अगर मैं अपने बच्चे से कहूँ कि तुम्हें हर चीज मुझसे कह के लेनी है, हम्म क्योंकि चूंकि मेरा बच्चा नॉन वर्बल है, तो मैं, और मुझे थेरेपिस्ट ने ये बताया है कि जब आपने से जब तक ये उस चीज का नाम नहीं लेगा, जब तक ये नहीं कहेगा कि आई वांट दिस, तो आपने हम्म देना नहीं। अब मैं अपने हम्म 11 साल के बच्चे से भी यही एक्टिविटी चाहती हूँ, तो ये हम्म नहीं हो सकता ना। 11 साल के बच्चे का एक ओपिनियन है, हम्म ठीक है, वो हम्म उस लेवल का नहीं होगा जो उसकी 11 साल की टिपिकल पेयर का है। लेकिन yet ही इज डेवलपिंग कॉग्निशन और मेंटल ग्रोथ तो उसकी हो रही है। एक चीज और ये बताइए कि उन पेरेंट्स के लिए आपका क्या कहना है या क्या सजेशन है, एडवाइस है, जो ऐसी सिचुएशन में हो कि उनको ये समझ ना आ रहा हो कि, या ये समझ रहे हो कि नथिंग इज वर्किंग, कुछ काम नहीं चल रहा, और आ, वो लॉस्ट कर जाते हो, उनके लिए क्या मशवरा है ऐसी सिचुएशन में? देखिए, बात यही सबसे मुश्किल मरहला होता है एक्चुअली। हम्म सबसे मुश्किल टाइम ही ये होता है, और यहीं पे सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी की जरूरत होती है, पॉजिटिव थिंकिंग की। सबसे हम्म पहले आप ओपन अप हो, अपनी जो भी पेयर्स हैं उसको डिस्कस करें प्रोफेशनल लेवल पे, अपने हम्म बच्चे के थेरेपिस्ट के साथ डिस्कस करें। और अगर आपको लगता है आपको काउंसलिंग की जरूरत है, तो काउंसलिंग के सेशन लें। दैट इज रियली एडवाइजेबल। हम्म हमें बहुत दफा अपने आप को रेगुलेट करने की जरूरत होती है, क्योंकि हमारे ये जो फ्लैश बैक्स होते हैं ना इमोशन के, हम्म इमोशनल, इस प्रोसेस को एक्चुअली इमोशनल डिटॉक्स कहते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग की अगर हम बात करें ना, तो उसमें हम्म हमारा इमोशनल डिटॉक्स होना बहुत जरूरी होता है, हम्म ताकि हमारा एमिगडाला और हमारा थैलेमस प्रीफ्रंटल पाथवे जो है, वो रेगुलेटरी वे में काम करता रहे। अच्छा, हम्म अब इसमें हमारी आ जाते हैं एक तो काउंसलिंग के सेशंस, दूसरा हमारा ओपन डिस्कशन और हम्म रियलिस्टिक गोल सेटिंग। ओके। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। देखिए, हर बच्चे का जिस तरह से कामरान साहब जो है ये ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं, डॉक्टर फहीम नहीं कर सकती। हम्म अगर मैं अपना ये गोल कर बना लूं कि मैं कामरान साहब की तरह हर हफ्ते 2-4 लोगों की ब्रॉडकास्ट करूंगी और अपने चैनल पे लगाऊंगी, तो दिस हम्म इज नॉट रियलिस्टिक गोल फॉर मी। हम्म
ओके। बिल्कुल इसी तरह कामरान साहब के लिए ये रियलिस्टिक गोल नहीं है कि वो सोचें कि मैं आज इस चीज पे रिसर्च करता हूँ और मैं इस पे एक पेपर लिख लूंगा। सही है। तो ये और देखिए, आप भी बिल्कुल टिपिकल है, मैं भी बिल्कुल टिपिकल हूँ, लेकिन हम्म हमारे अपना एरिया, हमारा अपना गोल डिफरेंट है। हम्म। और इसी तरह से हर बच्चा, बेशक वो न्यूरो डाइवर्स हो या टिपिकल हो, उसका गोल, उसका उसकी जो ग्रोथ पैटर्न है वो डिफरेंट है। हम्म। इसको राइट। रियलाइज करना, और जहां हम हमें ये बात समझ में नहीं आ रही, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि मैं क्यों ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकती, इट्स सो इजी, हम्म राइट? मुझे तो मतलब अपेरेंटली अगर मैं देखूंगी तो मुझे यही लगेगा ना, इट्स सो इजी, हम्म। मैं क्यों नहीं कर सकती जब कामरान साहब कर सकते हैं। मुझे क्या करना है, कनेक्ट करना है, एक दो लोगों को इनवाइट करना है, रिकॉर्डिंग करनी है, एडिट करना है और लगा देना है। बट हम्म उसके पीछे जितनी उसकी जो फाउंडेशन है वो तो मेरे पास है ही नहीं। हाउ कैन आई हम्म डू दैट? हम्म। इसके बरक्स अगर मैं कोई अपना रियलिस्टिक गोल बनाऊं जो मैं कर सकती हूँ, तो शायद मैं कर भी लूं, 6 महीने में नहीं तो 10 महीने में कर दूं हम्म उसको। हम्म। यानी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब आप काम कोई भी शुरू करें अपने बच्चों के साथ, स्पेशली क्योंकि हम तो उसी पैटर्न पे बात कर रहे हैं, तो डिस्कशन विद द प्रोफेशनल बहुत ज़रूरी है। जी, रियलिस्टिक गोल्स बहुत ज़रूरी हैं, ताकि आप, जब आपको स्लो पेस मिले, और पेस भी आप डिसाइड करें या आहिस्ता आहिस्ता जैसे भी होता रहे, ताकि आप खुद जो है वो डिप्रेस ना हो कि ये गोल अचीव नहीं हो रहा, अचीव नहीं हो रहा, क्योंकि आपको पता हो एग्जैक्टली, पूरी काउंसलिंग हो। राइट। एग्जैक्टली, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और देखिए, पॉजिटिव थिंकिंग ओवरनाइट नहीं आ जाती कि मैं आज मैंने फैसला कर लिया कि अब मैं सिर्फ पॉजिटिव सोचूंगी और मैं सुबह सो के उठूंगी और सब पॉजिटिव हो जाएगा। बिल्कुल हम्म नहीं, हो ही हम्म नहीं सकता। उसके लिए मुझे अपना इमोशनल डिटॉक्स करना बहुत जरूरी है। इमोशनल डिटॉक्स कब होगा? जब मैं किसी के साथ बैठ के डिस्कस करूंगी अपने इमोशन को, उन इमोशन को नेम दूंगी जो मेरे अंदर है, शायद पुराने। अच्छा, वो एक चीज एंड पे, लास्ट में मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा जो पहले तो नहीं थी मेरे ज़हन में, अभी आई है कि हमारे यहाँ एक तो वैसे सपोर्ट ग्रुप्स पेरेंट्स के रिलेटिवली कम है, लेकिन आप क्या समझती हैं कि जो सपोर्ट ग्रुप्स में पेरेंट्स होते हैं वो बेहतर परफॉर्म कर रहे होते हैं या बेहतर रेगुलेट कर रहे होते हैं अपने आप को, या जो इसके बगैर होते हैं वो ज्यादा कर रहे होते हैं? आपका क्या नहीं देखिए, एक्सपीरियंस? नहीं, पेरेंट्स सपोर्ट ग्रुप्स का होना जरूरी है, दैट इज हम्म हाउ वी कम्युनिकेट ईच अदर, लेकिन फिर उसको सही तरह यूज करना ये भी बहुत जरूरी है। अब हम्म आपने ये देखा है सपोर्ट ग्रुप में क्या हो रहा होता है कि अगर किसी ने कोई क्यूरी डाली रिगार्डिंग टू द एंटीबायोटिक, रिगार्डिंग टू द मेडिकेशन, रिगार्डिंग टू द कि मेरे बच्चे का गोल नहीं अचीव हो रहा, उसकी लर्निंग स्लो है, पेरेंट्स जो है वो अपनी क्यूरीज मतलब उस लिहाज से आंसर करना शुरू कर देते हैं कि मेरा बच्चा भी पहले बहुत रोता था, अब नहीं रोता है, हम्म जो उम्र के साथ सही हो जाएगा। हम्म। अभी ये पिछले मेरे ख्याल से 2-4 दिन पहले ही किसी पेरेंट की क्यूरी थी किसी ग्रुप में कि मेरी बच्ची थेरेपीज भी हो रही है लेकिन वो सारा दिन रोती है। तो हम्म उसमें 3-4 पेरेंट्स के यही कमेंट थे कि नहीं, शुरू में बच्चे रो रहे होते हैं लेकिन बाद में ठीक हो जाते हैं। हम्म तो हम्म दिस इज वेयर द सपोर्ट ग्रुप कैन हार्म। हम्म क्योंकि मुझे ये पता होना चाहिए कि मुझे बीइंग अ पेरेंट्स किस चीज का रिप्लाई करना है। हर चीज हम्म। हर पूरी हर एक के लिए नहीं होती। हाँ, मैं ये जरूर कह सकती हूँ कि हाँ, मेरी बच्ची के साथ भी ये मसला था और मैंने ये चीज की तो उसके बाद बेहतर हो गया। ये मुझे नहीं पता वक्त के साथ ये कैसे बेहतर हो हम्म। यानी कि हम जर्नल सी एडवाइस तो चले दे सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिक एडवाइस के लिए, क्योंकि वो उस बच्चे के लिए पर्टिकुलर होगी, तो वो आप हतमी ऐसे नहीं दे सकते बस खड़े खड़े। गया। जी जी, बिल्कुल खड़े खड़े नहीं दे सकते उसको, और देना भी नहीं चाहिए ना, देना भी नहीं चाहिए। हाँ, हम अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं हम्म। कि हम्म हमारे मेरे बच्चे के साथ एग्जैक्टली यही मसला था, और फिर ब्ला 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 डॉक्टर के पास, या इतने सालों में इस ये इन इन चीजों से मैं गुजरी तो मेरा बच्चा बेहतर हो
हाँ, थोड़ा डिटेल में या थोड़ा रेफरेंस के साथ, हाँ, वो ताकि उसके साथ। समझने में भी आसानी हो। लेकिन ओके। अगर ये किया जाए कि जी ठीक है, वक्त थेरेपीज हो रही है, वक्त के साथ ठीक हो जाएगा, या अक्सर पेरेंट्स एक दूसरे को ये एडवाइस कर रहे होते हैं कि मेडिकेशन आपने नहीं देनी है, हाइपर एक्टिविटी के लिए चैनलाइज करें एनर्जी को, हम्म। विच इज बीइंग लाइक, अब इस जगह बैठ के बीइंग अ प्रोफेशनल, बीइंग नोइंग द न्यूरोकेमिस्ट्री एंड न्यूरो साइंसेस एंड न्यूरोबायोलॉजी, मैं डेफिनेटली ये कह सकती हूँ कि हर बच्चे को मेडिकेशन की जरूरत नहीं होती, लेकिन देयर आर सर्टेन केसेस जिसमें मेडिकेशन रिक्वायर्ड होती है। और हम्म मैं, हम्म इवन मैं पीएचडी हूँ, बट आई कैन नॉट एडवाइज ऑन मेडिकेशन। हम्म हम्म सही। ओके, वन लास्ट क्वेश्चन कि अगर एक आपको कोई सजेशन एडवाइस देनी हो पेरेंट्स को रिगार्डिंग एटीट्यूड, वो क्या हो सकती है लास्ट में? लास्ट में जो बहुत इम्पोर्टेंट मेरी एडवाइस है पेरेंट्स के लिए रिगार्डिंग, क्योंकि इस सेशन में हम थोड़ा सा आउट भी हो गए, लेकिन जो मेरी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट एडवाइस है पेरेंट्स को, वो है कि इमोशनल डिटॉक्स, अपने हम्म इमोशन को नेम दें कि हम्म आप क्या फील कर रहे हैं। सपोर्ट ग्रुप का मकसद ही ये होता है कि हम उन सपोर्ट ग्रुप में अपने इमोशन को नेम दें, उनको रिकग्नाइज करें, एंड देन उसको खत्म करें। हम्म डोंट कैरी ओवर दैट इमोशन, हम्म हम्म चाहे वो आपका रिग्रेट हो, चाहे वो आपका फेयर हो, चाहे वो आपकी एंजाइटी हो। हम्म हम्म और उसको, और उस चीज को रिकग्नाइज करें कि कब आपको काउंसलिंग के, मेरा नहीं ख्याल कि किसी को भी काउंसलिंग की बहुत रेगुलर जरूरत होती है कि हर वक्त हर महीने 2-4 काउंसलिंग के सेशन ले और जरूरी लेने हैं। लेकिन हाँ, वंस इन अ ब्लू मून, साल भर में 1 या 2 दफा काउंसलिंग का एक आध सेशन कर लेने में कोई बुराई नहीं है। हम्म। और एक चीज, इसके ऊपर आपका क्या व्यू है कि हमारे यहाँ ऑनलाइन तो कुछ सपोर्ट ग्रुप्स अवेलेबल हैं, लेकिन हम फिजिकल इंटरेक्शन इतना नहीं पेरेंट्स के दरमियान भी होता। तो क्या जी, ऐसे जो हम वेस्ट में देखते हैं, जो कि फिजिकल इंटरेक्शन करवाते हैं डिफरेंट इवेंट्स पे, उससे फर्क पड़ता? उसे बहुत फर्क पड़ता है। देखिए, ऑनलाइन ये जो नॉन टच टेक्नोलॉजी है, मेरे हस्बैंड की टर्मिनोलॉजी है नॉन टच टेक्नोलॉजी में जो चल रहे हैं, दैट्स दैट्स नॉट गुड एक्चुअली। देखिए, बात वही है ना, यही सपोर्ट ग्रुप जो हमारे कराची के अलग बने हुए, लाहौर के अलग हैं, बट हाउ मेनी ऑफ यू हैव रियली हैव अ मीटअप? हम्म आप ये कहते हैं कि मेरे बच्चे के लिए खेलने के लिए कोई पार्टनर नहीं है। आपने आपने खुद पेरेंट्स से मिलकर कितनी दफा प्ले डेट प्लान किए, हम्म कितनी दफा मिलकर पिकनिक प्लान किए? हम्म ये प्लान की करनी चाहिए ना। देखिए, सपोर्ट ग्रुप का मकसद ही ये है कि हम किसी वक्त एक साथ बैठे, आप हम्म प्रोफेशनल को भी इन्वॉल्व करें उसमें या ना करें, हम्म आप खुद आपस में बैठे अपने बच्चों को लेके जाएं, उनको खिलाएं, एक साथ वो प्ले करें, एक साथ वो इंटरेक्ट करें। कोई एक्टिव 10,000 तरह की एक्टिविटी हो सकती है। सिर्फ ड्राइंग के लिए आप लोग एक जगह इकट्ठे हो जाए, घर में किसी एरिया में किसी और जगह पे, वहां बैठ के हम्म कलरिंग करें, ड्राइंग करें। देयर आर सो मेनी एक्टिविटीज व्हिच कैन बी डन इन राइट। सपोर्ट ग्रुप, विद इन द सपोर्ट ग्रुप में। हम्म। क्योंकि मैंने इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा कि हम देखते हैं ऑनलाइन तो काफी या कुछ ना कुछ सपोर्ट ग्रुप्स की कुछ एक्टिविटी नजर आती है, लेकिन ऑन ग्राउंड फिजिकली हमें बहुत ही कम नजर आती है। तो इसलिए जी, मैंने पूछा कि इसका क्या फायदा। सही। राइट। तो हम इसी के साथ, इसी पॉजिटिव नोट के साथ कि हाँ, फिजिकल ऑन ग्राउंड भी ऐसी एक्टिविटीज करनी चाहिए, पेरेंट्स को ही लीड लेनी पड़ेगी, क्योंकि पेरेंट्स ही हैं वो इफेक्टेड ग्रुप जो कि इसको सबसे बेहतर कर सकता है। सो आपका मैं दोबारा बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। हमने कुछ इनिशियल चीज़ों पे बात की, हम आगे भी इस टॉपिक को थोड़ा लेके चलने की कोशिश करेंगे, डिफरेंट एंगल से इसको टच करने की, और आपको मज़ीद भी जहमत देने की कोशिश करेंगे, ताकि हम
इस चीज़ पे, क्योंकि रिलेटिवली ज़रा कम बात होती है, बाकी चीज़ों पे फिर भी कुछ ना कुछ बात हो रही होती है, तो हम इस चीज़ को आगे भी आपको पेश की इतला दे रहे हैं कि हम आपको तंग करते रहने की कोशिश करेंगे। सो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला एक दफ़ा फिर। थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया। यस, आई एम ऑल इन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखिए, क्योंकि इसको ना स्पीच थेरेपिस्ट ऑन करते हैं, ना ही कोई और ऑन करता है। पेरेंट्स पे कोई भी बात, पॉजिटिव थिंकिंग पे हम इतनी बात करते ही नहीं है, तो इंशाल्लाह बिल्कुल सही, हम इस पे आइंदा भी बात करेंगे। और इसके साथ ही इजाजत दीजिए। राइट जी। और हम आप सबसे भी इजाज़त चाहेंगे, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे या किसी और टॉपिक पे हम गुफ्तगू करेंगे। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।